Hello everyone. Today we are going to do a video of YouTube which is known by the name of Ashwakata Mahagita by Osho, which is in the YouTube. You can find it on YouTube. So let's see what Osho has to say. ढंग है अश्रद्धालु का, तर्कवादी का, संदेहशील का कि वो कहता है बीज को हम पहचानते हैं तो फूल हो नहीं सकता। हम कीचड़ को जानते हैं, उस कीचड़ से कमल हो कैसे सकता है? सब गलत, सपना होगा, भ्रांति होगी। ओशो कह रहे हैं कि हम जिस चीज़ को कीचड़ समझते थे तो वो फूल कैसे हो सकता है। तो बीज की बात कर रहे थे कि जैसे हम बीज बोते हैं ना उसमें धरती में, उसी तरह बीज को देख के थोड़ी ना पता चलता है कि वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा, इतना प्यारा हो जाएगा कि आप मान ही ना सकोगे कि ये जो सीड पहले देखी थी उसका परिणाम है। सोचो जहाँ पे कह रहे हैं कि आप सब में क्षमता है मोक्ष को प्राप्ति के लिए, लेकिन उससे पहले ये वो चीज़ है, मोक्ष वो चीज़ है जिसको मिल जाता है तो उसको ये चीज़ें ना वर्ड्स में नहीं समझाई जा सकती। ये फीलिंग्स होती है, एनर्जीज होती हैं, उसमें आता है। ये वर्ड्स से ओशो कहते हैं कि जब मैं एनलाइटेंड हुआ था तो मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है। मुझे एकदम से 21 साल का था मैं जब एनलाइटेंड हुआ। तो ओशो एक और बात कहते हैं कि जब वो 40 साल के थे ना तो वो पेड़ पे बैठकर वो ना ध्यान वगैरह कर रहे थे। तो अचानक से उन्होंने देखा कि वो पेड़ पर ही रह गए हैं और उनका जो बॉडी है वो नीचे दरख्त के नीचे गिर गया। तो कहता उस इंसिडेंट के बाद मैं थोड़े दिनों में 10 साल पास चला गया और आगे चला गया दुनिया से। धोखा दे दिया, कोई जादू, कोई तिलिस्म। एक तो ये रास्ता है, एक रास्ता है श्रद्धालु का, प्रेमी का, भक्त का, सहानुभूति से भरे हृदय का। वो फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है। वो कहता है जब फूल में ऐसा सुगंध हुई, जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई। अब जो फूल में जो ध्यानी आदमी होता है ना, वो बीज को नहीं, वो फूल को देखता है। वो सोचता है कि जब फूल इतना सुगंध वाला, फूल इतना मीठा सुगंध वाला, जैसे खाने को जी कर पड़े, तो इसका जो बीज था वो कितना सुंदर होगा, तो वो उस तरफ चला जाता है। तो इसलिए यही ध्यानी और अध्यानी बंदे में फ़र्क है कि वो एडवांटेज पॉजिटिव थिंग्स देखता है और वो नेगेटिव थिंग्स देखता है। जब फूल में ऐसी प्रतिभा, जब फूल में ऐसा कुंवारापन दिखा तो जरूर बीज में भी रहा होगा, क्योंकि जो फूल में हुआ है वो बीज में न हो तो हो ही नहीं सकता। ये सारी कथाएं घटी हैं ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा उनको ये ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वो कल भी रहा होगा। जो भी बड़े बड़े महापुरुष हैं उन्होंने तो फूल को देखा ना, तो बहुत जो सिंपल बंदे आम आदमी हैं लेकिन उन्होंने बीज को देखा। लेकिन जो पहुँचे हैं बंदे वो कह रहे हैं अगर फूल में सुगंध है तो वो किसी चीज़ से आ रही है ना ऊपर, वो बीज से ऊपर आ रही है। अगर अगर फूल इतना सुंदर रहता तो उसका बीज कितना सुंदर होगा, तो वो उसी में से निकल रहा है तो कितना सुंदर होगा, तो बीज भी कितना सुंदर होगा। पर्दे में पड़ा था। जो आज है अंत में है वो प्रथम भी रहा होगा। जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वो जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे होता। और फिर यहाँ पे मृत्यु की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जो मतलब कि मृत्यु के समय आपके दिमाग में आता है, आपके जो थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वो घटे होंगे तभी तो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। ऐसे कोई चीज़ जैसे ऐसी वो बीज में से फूल निकला है तो इसलिए बीज भी बहुत खूबसूरत है। तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना और एक है बीज से आगे की तरफ देखना। गौर से सो दो ढंग हो गए, एक तो फूल से बीज की तरफ देखना, दूसरा हो गया बीज से फूल की तरफ देखना। जो बीज से फूल की तरफ देखते हैं
वो पहले तो बीज में विश्वास दिलाते हैं, देखते हैं, उनको विश्वास होता है बीज में कि ये फूल कन्वर्ट हो जाएगा अच्छे खूबसूरत फूल में। और जो लोग ऊपर से नीचे देखते हैं ना, वो डिसएडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इतना अच्छा फूल ऐसी कहाँ से निकला है, इतना अच्छा फूल। वो मानते नहीं हैं कि सीड में कुछ ऐसा खूबसूरत चीज़ होती है जो इतना अच्छा फूल निकाल सकती है। सूत्र एक ही है, दोनों की आधार भित्ति एक ही है, लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो बीज वाला है वो भी ये कह रहा है कि जो बीज में नहीं है वो फूल में कैसे हो सकता है, ये उसका तर्क है। फूल वाला भी यही कह रहा है, वो कह रहा है जो फूल में है वो बीज में भी होना ही चाहिए। दोनों का तर्क तो एक है। एक जो कह रहा है कि दोनों दो टाइप के बंदे ये कह रहे हैं कि बीज में से इतना अच्छा फूल कैसे निकल आया, ठीक है। जो वो बंदे हैं वो शक्की बंदे हैं, वो लॉजिक पे विश्वास रखते हैं, वो इररिलीजियस है, मतलब कि रिलीजन में लॉजिक तो चलता नहीं ना। वो ये समझते हैं कि ऊपर से नीचे चला गया, लेकिन नीचे कुछ नहीं था तो ऊपर कैसे आया। अब जो चीज़ ऊपर है वो नीचे से कहीं से निकली होगी तभी ऊपर है। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग है। बड़ी अड़चन। मुझसे कोई पूछता था कि आपके साथ बचपन में बहुत लोग पढ़े होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, वे दिखाई नहीं पड़ते, वे कैसे दिखाई पड़ सकते? उनको बड़ी अड़चन है, वो भरोसा नहीं कर सकते, अति कठिन है उन्हें। कल ही मेरे पास रायपुर से किसी ने एक अखबार भेजा, श्री ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके साथ जो लोग पढ़े हुए हैं, जिन्होंने कक्षाएं पढ़ी हैं आपके साथ, तो वो लोग क्यों नहीं आपके साथ दिखते। ओशो कह रहे हैं कि वो लोग कैसे मेरे साथ दिख सकते हैं, कि वो मान ही नहीं सकते ये बंदा रब को पा लिया इसने। कह रहा है उनको ईर्ष्या इतनी है, वो इसलिए मेरे पास नहीं है, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे इस बात को। ये बंदा पहुंच गया तो उन्हें विश्वास नहीं, इसलिए वो उनके साथ नहीं होता। शंकर परसाई ने एक लेख मेरे खिलाफ लिखा है। वो मुझे जानते हैं, कॉलेज के दिनों से जानते हैं, हिंदी के मूर्धन्य व्यंग लेखक हैं। मेरे मन में उनकी कृतियों का आदर है। लेख में उन्होंने लिखा है कि जबलपुर की हवा में कुछ खराबी है, यहां धोखेबाज और धूर्ती पैदा होते, जैसे रजनीश, महेश योगी, मुंदड़ा, 3 नाम उन्होंने गिनाए। धन्यवाद उनका, कम से कम मेरा नाम नंबर 1 तो गिनाया। इतनी याद तो रखी, एकदम विसार नहीं दिया। तो क्या हुआ, एक शंकराचार्य थे, उन्होंने ओशो पे एक खत छापा, उसमें लिखा कि जो जबलपुर जन्म स्थान है ओशो की, तो जबलपुर में कहते हैं जबलपुर का में की हवा ही ख़राब है, वो पत्र में कहते। तो ओशो और 2-3 बंदों का वो नाम लिया जो थोड़े पहुंचे हुए थे। तो ओशो खुश हो रहा है कि उसका नाम 1 नंबर पे आया है, तो वो इस बात से खुश है, उसको आलोचना का कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं है, वो इस बात से खुश हो रहा है कि नंबर 1 पर मेरा नाम है। गए हो ऐसा नहीं, लेकिन अर्जुन स्वाभाविक है, सीधी साफ है, मैं उनकी बात समझ सकता हूं। As temperatures drop, alligators. ये असंभव है, बीज को देखा तो फूल में भरोसा। फिर जिन्होंने फूल को देखा उन्हें बीज में भरोसा मुश्किल हो जाता है। तो सभी महापुरुषों की जीवन कथाएं 2 ढंग से लिखी जाती हैं। जो उनके विपरीत हैं वो बचपन से यात्रा शुरू करते हैं, जो उनके पक्ष में है वो अंत से यात्रा शुरू करते हैं, वो बचपन की तरफ जाते हैं। दोनों एक अर्थ में सही है।
लेकिन जो बचपन से यात्रा करके अंत की तरफ जाते हैं वो वंचित रह जाते हैं। उनका सही होना उनके लिए आत्मघाती है। जो अंत से यात्रा करते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं, वो धन्यभागी हैं, क्योंकि बहुत कुछ उन्हें अनायास मिल जाता है जो कि पहले तर्कवादियों को नहीं मिल पाता। अब न केवल मैं गलत मालूम होता हूं, मेरे कारण जबलपुर तक की हवा उनको गलत मालूम होती। कुछ भूल हवा पानी में होनी चाहिए। यदि मैं उनको कहना चाहूंगा, जबलपुर को कोई हक नहीं मेरे संबंध में हवा पानी को अच्छा या खराब तय करने का। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं, जिस बंदे ने कहा था ना कि जबलपुर की हवा में कुछ खराबी है, तो ओशो उसका जवाब दे रहे हैं कि मुझे जबलपुर से मत जोड़ो, मैं हक नहीं हूँ जबलपुर की हवा और पानी का जवाब देने का। तो ओशो को थोड़े गुस्से से बोल रहे हैं कि मेरे नाम के साथ जबलपुर का नाम मत जोड़ो। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये आगे देखते हैं। मेरा कोई बहुत नाता नहीं, थोड़े दिन वहां था। महेश योगी भी थोड़े दिन वहां थे, उनका भी कोई नाता नहीं। हम दोनों का नाता किसी और जगह से है। उस जगह के लोग इतने सोए हैं कि उन्हें अभी खबर ही नहीं है। महेश योगी और मेरा जन्म पास ही पास हुआ, दोनों गाडरवाड़ा के आसपास पैदा हुए। उनका जन्म चिचली में हुआ, मेरा जन्म कुचवाड़े में हुआ। अगर हवा पानी खराब है तो वहां का होगा। इसका दुख गाडरवाड़ा को होना। ओशो कह रहे हैं अगर जबलपुर का हवा पानी खराब है ना, तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म स्थान है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था वो चिचिलकली है। तो महर्षि कहते हैं कि महर्षि योगी भी है, उनका भी जन्म मेरे आसपास ही हुआ था और उसका भी नाम चिचिलकली है। तो जो चिचिलकली है उसको आप कहो कि उसका हवा पानी ख़राब है, लेकिन जबलपुर के बारे में कुछ मत कहना, क्योंकि जबलपुर का मैं वहाँ पैदा ही नहीं हुआ। तो मैं कौन तय करने वाला होता हूँ कि जबलपुर की हवा ख़राब है या ठीक है। कभी होगा या सुख, जबलपुर को इसमें बीच में आना नहीं चाहिए। लेकिन मन कैसे तर्क रचता है। अब जो अष्टावक्र की कथा को देखेगा वो सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। ये तो कथा जिन्होंने लिखी उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्व से बोलता है। वो तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वो गर्भ में मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में खिली वो किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहां से, आती कहां से? सुनने से थोड़ी कुछ आता है, हर चीज के पीछे कारण है। अब ओशो बात कर रहे हैं कि जो अष्टकर्मा थे उनके पिताजी लेट्स सी व्हाट ओशो हैज टू से। नहीं देख पाए हूं हम, लेकिन था तो मौजूद। ये सारी कथाएं इसी का सूचक देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वो है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें ज्ञात हैं। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन्होंने गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा वो इन गायों को हाँक के ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए।
खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदिन नाम के एक पंडित से हारे जा रहे हैं। ये खबर सुन के अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था, निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी।